Assalamu alaikum everyone. Welcome to the video series of summary lectures of CFAP 3 SPM. This is Mohammad Muzammil Manaf from the platform of IQ School of Finance. And today we are going to summarize the topic of strategic analysis. इसी सीरीज में जो इससे पहले की वीडियो थी वहां पर आपने फाउंडेशन ऑफ स्ट्रैटेजी की समरी देखी होगी. अब उसी की कंटिन्यूशन में जो हमारा नेक्स्ट एरिया है दैट इज बेसिकली स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को अगर हम प्राइमरली ब्रेक करें तो ये दो पार्ट्स में हमारे पास ब्रेक होता है. एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस है जहां पर हम तमाम किस्म की अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को स्टडी करते हैं, और एक इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस है जहां पर हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को अंडरस्टैंड करते हैं. यानी प्राइमरीली यहाँ पे दो चीजें होगी. पहली चीज, हमें क्या अच्छे तरीके से आता है, आर इंटरनल एनवायरनमेंट और इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, और जमाने में किस चीज की डिमांड है, एनवायरनमेंट में क्या चीज की जरूरत है, एक्सटर्नली किस चीज की डिमांड है, किस चीज की जरूरत है. ये बेसिकली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आता है. कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी डिमांड खत्म होती चली जा रही है और कौन सी चीजें जिनकी जरूरत पेश आती चली जा रही है. पिछली फाउंडेशन ऑफ स्ट्रैटेजी के लेक्चर में भी, समरी लेक्चर में भी थोड़ा सा हमने इसको ओवरव्यू किया था कि इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं और लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, या पब्लिक को, एनवायरनमेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है. इसी यूं समझने के पैरामीटर के अंदर हमारे पास कुल मिला के 6 कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर. यू गॉट पेस्टल एनालिसिस, पोर्टर्स डायमंड, कंपटीशन 5 फोर्सेस ऑफ ए डायमंड, और फिर स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स एंड मार्केट सेगमेंटेशन. ये 4 चीजें हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर. फिर है कैपेबिलिटीज और वैल्यू चेन एनालिसिस. ये 2 चीजें हमारे पास इंटरनल एनालिसिस के अंदर है जो इंटरनली हम देखते हैं. हम हर पॉइंट के ऊपर 3 से 4 मिनट लगाएंगे और अगले 15 से 20 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ताला इस पूरे एरिया की समरी को यहाँ पे मुकम्मल कर लेंगे. सही. आए सबसे पहला एरिया देखते हैं, दैट इज बेसिकली पेस्टल एनालिसिस. सर, पेस्टल एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए सबसे बेहतरीन टूल है. और एक बात याद रखिएगा कि ये सिर्फ कंपटीशन के ऊपर या एक पर्टिकुलर कंट्री के एस्पेक्ट के ऊपर जैसे 5 फोर्सेस या डायमंड के अंदर होता है, ऐसा नहीं. पेस्टल एनालिसिस आपको पूरा जेनेरिक ओवरव्यू देता है ऑफ ए बिजनेस एनवायरनमेंट. ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट पूरा जेनेरिक ओवरव्यू यहाँ पे आपको मिल जाता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में या एक पर्टिकुलर शहर में या एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर या एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के अंदर ये एस्पेक्ट्स कैसे हैं जिसको इवैल्यूएट करने के बाद कंपनी ये समझती है कि हमें यहाँ पे बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सर, टोटल मिला के 6 चीजें इसके अंदर आती है. एज द वर्ड सेज, पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और फिर लीगल. और एनवायरमेंटल के अंदर इकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी हमारे पास आ जाता है. सर, पॉलिटिकल एस्पेक्ट हमें क्या बताता है? पॉलिटिकल एस्पेक्ट हमें ये बताता है कि भाई हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज कितनी कंसिस्टेंट है, बिजनेस के लिए कितनी फेवरेबल है, कितनी कंसिस्टेंट है और बिजनेस के लिए कितनी फेवरेबल है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आज अगर आप पाकिस्तान की सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी है ही नहीं. एक गवर्नमेंट आती है, वो कहती है डॉलर को फ्री कर दो, एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा हो जाता है. दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो कहती है डॉलर को आर्टिफिशियली कंट्रोल कर दो, इम्पोर्टर्स के लिए अच्छा हो जाता है. इम्पोर्टर्स का कॉस्ट स्ट्रक्चर, वो चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं. और कंजम्पशन लेड चीज़ें इम्पोर्ट के अंदर नॉर्मली होती हैं तो वो मुल्क के लिए इतना अच्छा बहरहाल होता नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्ट का बिजनेस कर रहा है उसके लिए अच्छा होता है. तो पॉलिटिकल के अंदर हमारी पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी आ जाती है. कुछ लोग इसको कंफ्यूज करते हैं टैक्सेशन और कॉर्पोरेट लॉ के साथ. भाई पॉलिसी मेकिंग के पर्सपेक्टिव से ठीक है, आप टैक्स वगैरह का जिक्र कर रहे हैं तो समझ में आती है बात, लेकिन एज अ लॉ हमें लॉज की बात यहाँ पे नहीं करनी है. हमें पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी की, गवर्नमेंट के आउटलुक की बात करनी है कि गवर्नमेंट कितनी कंसिस्टेंट है, कितनी स्टेबल है अपनी पॉलिसी मेकिंग में, और फॉरेन ट्रेड की रेगुलेशंस वगैरह कैसी हैं, फॉरेन ट्रेड को किस तरह देखती है, करेंसी को किस तरह देखती है, सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है. फिर सेकंड एंगल आता है हमारे पास इकोनॉमिक का. इकोनॉमिक के अंदर ये देखा जाता है कि भाई मुल्क के इन्फ्लेशन रेट्स कैसे हैं, किस तरीके से यहाँ पर प्राइसिंग होती है, कंज्यूमर की परचेसिंग पावर कितनी है, कंज्यूमर कितना ज्यादा किसी चीज को परचेस कर सकता है, नहीं कर सकता. यानी आपकी इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल्स, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्पोजेबल इनकम, ये सब चीजें यहाँ पर आ जाती है. यानी ये समझ लो कि जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स बिजनेस के प्रॉफिटेबल या लॉस मेकिंग होने के इंडिकेटर्स होते हैं, सारे इंडिकेटर्स यहाँ पर आ जाते हैं. तीसरा सोशल. सोशल का मतलब यहाँ की पॉपुलेशन की डेमोग्राफिक्स क्या है, किस तरह के लोग हैं, इनकी पसंद नापसंद, इनका लाइफस्टाइल. सर, प्राइमरली यहाँ पे जो चीज हम देखते हैं वो आता है लाइफस्टाइल. यहाँ हम लोगों की इनकम वगैरह देखते हैं कि भाई कैसे हैं, कितनी इन्फ्लेशन रेट्स वगैरह. यहाँ हम लाइफस्टाइल देखते हैं, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किन चीजों को यहाँ पे ज्यादा अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है. जैसे आप देखें, नेस्ले के, मैकडोनल्ड्स के दुनिया भर में रेस्टोरेंट्स और चेन्स और प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जब ये पाकिस्तान में आते हैं तो थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट को मोल्ड कर देते हैं पाकिस्तानी लिहाज से.
पाकिस्तानी लिहाज से थोड़ा सा उसको चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पेस्टल एनालिसिस उनको ये बताता है कि यार थोड़ा सा यहाँ पे लाइफस्टाइल लोगों का जो है वो डिफरेंट है। फिर आ जाता है टेक्नोलॉजिकल एंगल। टेक्नोलॉजिकल एंगल के अंदर ये आता है कि भाई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी पे कितना स्पेंड कर रही है, या लोग यहाँ पे कितने टेक सेवी हैं, या टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से यहाँ पे पेनिट्रेट कर गई है। थिंक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द वर्ल्ड, यू विल थिंक ऑफ इंडिया। इंडिया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बहुत ज्यादा आगे है, वहाँ के लोग भी टेक सेवी हैं, डिजिटलाइजेशन भी वहाँ बहुत तेजी से हुई है, कंपनी से डिजिटली ट्रांसफॉर्म भी बहुत तेजी से किया है। तो ये टेक्नोलॉजिकल का एंगल यहाँ पे जो है वो डिस्कस होता है। फिर इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल में आ जाता है कि सर कौन से नेचुरल रिसोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है जो हम मिनिमम इन्वायरमेंटल डैमेज के साथ अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए बना सकते हैं। यहाँ पर सारी हमारी बात होती है नेचुरल रिसोर्सेज की, मिनिमम इन्वायरमेंटल डैमेज के साथ। और फिर लीगल के अंदर लीगल सिस्टम आ जाता है कि इनके कॉर्पोरेट लॉज, इनके टैक्सेशन के लॉज, इनके एम्प्लॉयमेंट के लॉज, मोनोपोली के लॉज, लेजिस्लेशन वगैरह ये कैसी है, क्या ये बिजनेस को सपोर्ट करती है, या ये हमारे बिजनेस हमारे प्रोडक्ट के लिए नुकसानदेह जो है वो हो सकती है। तो ये 6 चीजें प्राइमरीली पेस्टल के अंदर की जाती है। लीगल को पॉलिटिकल से मिक्स मत कीजिएगा। पॉलिटिकल का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की कंसिस्टेंसी है। पॉलिटिकल का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का एंगल है कि गवर्नमेंट चीजों को कैसे देखती है, या स्टेबिलिटी है उसकी पॉलिसी मेकिंग में। आप टेक्सटाइल के लोगों को देखें, पाकिस्तान में यही रो रहे हैं कि एक हुकूमत आती है गैस सस्ती कर देती है, एक आती है गैस महंगी कर देती है, एक आती है डॉलर सस्ता कर देती है, एक आती है डॉलर महंगा कर देती है। हम किस तरीके से ऑपरेट करें, क्या तरीका कार ऑपरेट करें? और लीगल के अंदर कॉर्पोरेट लॉज, टैक्सेशन, ये सब चीजें आ जाती है। भाई कितना टैक्स रेट है, कितने साल का टैक्स हॉलिडे है, कितनी जल्दी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, इनकॉर्पोरेशन का सारा मामला क्या है, हमें लाइसेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीजें हमारे पास पेस्टल के अंदर आ जाती है। पेस्टल एनालिसिस हमारा पहला और सबसे फॉरमोस्ट फाउंडिंग बिल्डिंग ब्लॉक है जो हमें ये बताता है कि कंपनी का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है। फिर आ जाता है 5 फोर्सेस। सर 5 फोर्सेस हमें प्राइमरली हेल्प करता है कंपटीशन को समझने में, कि किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर कंपटीशन कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा प्लेयर्स वहां पे, और इंटेंस कंपटीशन है, स्ट्रांग है, वीक है, वट एवर द केस में। सर स्ट्रांग है, वीक है, किस तरीके का कंपटीशन है हमारे पास। बार्गेनिंग पावर कस्टमर्स की कैसी है? देखो कस्टमर्स के पास अगर बहुत ज्यादा चॉइसेस हो ना, बहुत सारे लोग हों, तो फिर कस्टमर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो जाती है। पावरफुल बायर्स कैन डिमांड डिस्काउंटेड प्राइसेस। हम मिसाल के तौर पे एक एक घड़ी लेने जाते हैं मॉल के अंदर जहां पे 15 दुकानें हैं घड़ियों की, रिटेल शॉप की बात करो, ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा, ब्रांड को अभी निकाल दो, लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। 15 रिटेल की दुकान है, मिसाल के तौर पे सदर में कोई दुकान है, या रावलपिंडी की आप कोई नॉर्मल सी मीडियोकर मार्केट ले लें, या आप लाहौर की कोई मार्केट ले लें, वहां पे 15 दुकानें घड़ी वालों की। तो बायर स्ट्रांग है भाई, जाके 10 जगहों पे रेट चेक करेगा, चीजें चेक करेगा, ऐसे में कंपटीशन आपके लिए स्ट्रांग हो जाता है। फिर आपके सप्लायर्स एक चीज के बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। अगर बहुत कम सप्लायर्स हैं तो आप मोहताज है सप्लायर की बात मानने के लिए, और अगर बहुत ज्यादा सप्लायर्स हैं तो फिर आपकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है। अगर सप्लायर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है तो फिर वो हायर प्राइसेस अपनी चीजों के डिमांड कर सकता है, और आपके पास ज्यादा मार्जिन रह नहीं जाता, फिर आपके पास कंपटीशन करने का इतना अच्छा रूम नहीं रह जाता। फिर नई एंट्री कितनी आसान है, कितनी तेजी से लोग इसके अंदर घुस सकते हैं। जैसे हमारी टीचिंग की फील्ड, कुछ साल पहले तक क्या आप एग्जाम्पल ले लें, बहुत ईजी था, हर बंदा इसके अंदर एंटर हो सकता था, बस आपने अच्छा सा थोड़ा बहुत बोल लेना है, स्टेज पे खड़े होकर बात कर लेना है। अब जैसे जैसे ऑनलाइन आया है, लोगों को मटेरियल फ्री मिलने लगा है, दिखने लगा है सोशल मीडिया पे कि कौन सा टीचर कैसा है, किसकी प्रेजेंस कैसी है, कौन कितना जो है वो अपनी मटेरियल में अपनी चीजों पे जान मार रहा है, वहां पर इवेलुएट करना बड़ा आसान हो गया कि यार कौन अच्छा पढ़ा रहा है और कौन नहीं पढ़ा रहा। तो नई एंट्री देखी जाती है कि भाई नई एंट्री कितनी आसान है, इससे पता चलता है कि आपकी रिसोर्सेज की कॉस्ट क्या है, और कितना ज्यादा और लोगों का पावर है एक मार्केट के अंदर एंटर होने का। बहुत ज्यादा आसान है एंट्री, बहुत सारे लोग एंटर हो जाएंगे, कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। बहुत कम लोग एंटर हो पाएंगे, कंपटीशन मुश्किल हो जाएगा। जैसे सीमेंट की पूरी मुल्क के अंदर 12, 15, 20 कंपनीज होती हैं, 2000 कंपनीज नहीं होती, क्योंकि घुसना आसान नहीं है। कंपटीशन उसमें भी है लेकिन 2000 कंपनीज का नहीं है, 20 कंपनीज का है, घुसना बड़ा मुश्किल है इसके अंदर। फिर आता है सब्सटीट्यूट्स के, सर हमारे पास मिलते जुलते सब्सटीट्यूट्स कौन से हैं, हम मिलते जुलते प्रोडक्ट्स कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ लॉट ऑफ सब्सटीट्यूट्स, इट विल हैव टू कीप इट्स प्राइसेस लो टू डिटर कस्टमर्स फ्रॉम मूविंग टू दीस सब्सटीट्यूट। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे एक प्रोडक्ट सेल करती है जिसके मिलते जुलते बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स हैं जहां पर कस्टमर शिफ्ट कर सकता है, कस्टमर जा सकता है, तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। अब आज आप देखें, यही घड़ियों की एग्जाम्पल ले लें, एनालॉग वॉचेस जो हम नॉर्मल डायल वाली वॉचेस पहनते हैं, ये कंपटीशन बहुत गहरा था, लेकिन अब स्मार्ट वॉच भी इस लाइन में लग चुकी है। यानी अगर लोगों को ये वाली घड़ी नहीं पसंद है, वो स्मार्ट वॉच की तरफ भी जा सकते हैं। तो एनालॉग क्लॉक सिर्फ एनालॉग से कॉम्पीट नहीं कर रही, वो स्मार्ट वॉच से भी कॉम्पीट कर रही है। सब्सटीट्यूट का भी लेवल इसके अंदर आ जाता है। जितने ज्यादा सब्सटीट्यूट होंगे, कंपटीशन उतना ज्यादा होगा, आपको प्राइसेस उतनी कम रखनी पड़ेंगी अपने कस्टमर को हासिल करने के लिए। फिर कंपेटिटिव राइवलरी,
कि भाई कितना ज्यादा यहाँ पे प्राइस वॉर्स होती हैं और कितने सारे प्लेयर्स आपस में जो है वो मार्केटिंग और एक्सपेंडिचर के ऊपर कंट्रोल करते हैं, इनोवेशन पे कंट्रोल करते हैं। कभी कभी मोनोपोली होती है, कभी कभी जियोपोली होती है, कभी ओलिगोपोली होती है, कभी हमारे बहुत ज्यादा कंपटीशन इंटेंस लेवल पे जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कंपेटिटिव राइवलरी कैसी है। अब सॉफ्ट ड्रिंक्स को देख लें, पेप्सी और कोका कोला, दो आपको कंपनीज जो है वो नजर आएंगी, दो बड़े ब्रांड्स नजर आएंगे, लेकिन इंटेंस कॉम्पिटिशन है इनके बीच में। ये एक दूसरे की जवाब में एड्स बनाते हैं, एक दूसरे को तेजी से जो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहरहाल इस मार्केट के अंदर कोई 15,000 प्लेयर्स नहीं, दो तीन चार पांच छह बड़े प्लेयर्स आपको नजर आएंगे। उनमें कंपटीशन एक अलग तरीके का। लेकिन आप अगर सब्जी, फल, फ्रूट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स इनकी बात करें तो एक मुल्क में हजारों ऑप्शंस होते हैं आपके पास इस चीज को परचेज करने के लिए। एक मार्केट में कई जो है वो ऑप्शंस होते हैं, तो वहां पे प्राइसेस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। प्राइस वॉर्स चल रही होती है, अगर एक बढ़ाता है दूसरा कम कर देता है, कस्टमर वहां चले जाता है, फिर दूसरा भी, पर पहले जिसने बढ़ाया था वो भी कम करता था कि कस्टमर वहां पे आए। तो प्राइस वॉर बहरहाल यहाँ पे चलती रहती है। ये पांचों फैक्टर्स बड़े आसान और सिंपल आसान अंदाज में मैंने आपको बता दिए। ये पांचों फैक्टर्स हमें हेल्प करते हैं कि भाई कंपटीशन इंटेंस है या कंपटीशन जो है वो आसान है, ठीक है। फिर आ जाए हमारे पास अगला एंगल यहाँ पे कौन सा है सर? अगला एंगल हमारे पास पोर्टर्स डायमंड का एंगल। पोर्टर्स डायमंड हमें ये बताता है कि भाई किसी पर्टिकुलर मुल्क के अंदर, किसी पर्टिकुलर नेशन के अंदर, कंट्री के अंदर कोई एक पर्टिकुलर चीज इतनी कामयाब कैसे। अब आप कहते हैं पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर बड़ा अच्छा कामयाब है, या कुछ हद तक एक अच्छा एंगल एग्रीकल्चर का पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो क्यों? भाई फैक्टर कंडीशंस है हमारे पास। कौन सी वो फैक्टर कंडीशन है सर? हमारे पास लैंड है, हमारे पास लेबर है यानी कि फार्मर्स है काम करने के लिए, हमारे पास फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री है, हमारे पास जो है वो पानी की अवेलेबिलिटी है, एक प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम है। ये वो सारे फैक्टर कंडीशंस हैं जो इस काम को पॉसिबल बना। तो फैक्टर कंडीशंस के अंदर क्या आ जाता है? लैंड, मिनरल्स, कैपिटल, स्किल्ड और मोटिवेटेड एम्प्लॉइज, ह्यूमन रिसोर्सेज, नॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर आईटी की बात करें तो आईटी में पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में इतना आगे इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास वैसी यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा नहीं है, हैं कम है, लेकिन वहां से जो लोग निकलते हैं वो इतने एम्प्लॉयबल नहीं होते, वो इतने ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। उनमें से बहुत कम होते हैं जो आगे बढ़ पाते हैं। क्यों? हमारा स्किल सेट इतना ज्यादा जबरदस्त यूनिवर्सिटी से प्रोड्यूस नहीं हो रहा। वो फैक्टर कंडीशन मतलब उस तरह की नहीं है। फिर डिमांड कंडीशन क्या आ जाता है कि भाई स्ट्रॉन्ग होम मार्केट डिमांड आपकी कैसी, आपके अपने मुल्क में उस प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, या दुनिया में उसकी डिमांड कैसी है। क्या आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या आप नेशनली इसको बेच सकते हैं, मुल्क के अंदर बेच सकते हैं। फिर मिलती जुलती जो इंडस्ट्रीज हैं, रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, वो कितनी बेहतर है, वो कितना सपोर्ट करती हैं इस सारी चीज को। जैसे हमने एग्रीकल्चर के अंदर देखा फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर एक सपोर्टेड इंडस्ट्री, एक रिलेटेड इंडस्ट्री है। लेकिन गाड़ियों की मार्केट पाकिस्तान में इतनी सस्ती नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पेयर पार्ट्स हम नहीं बनाते। रिलेटेड इंडस्ट्री स्पेयर पार्ट्स की हमारे पास नहीं है। सोशल मीडिया बड़ा अच्छा है हमारा गाड़ियों का, तभी यूज गाड़ियों की मार्केट बहुत तेज है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन नई गाड़ियों की वैल्यू इतनी नीचे क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती क्योंकि स्पेयर पार्ट्स जो इसकी रिलेटेड इंडस्ट्री है वो हम नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि स्पेयर पार्ट्स के लिए जो मिनरल्स चाहिए, जो फैक्टर कंडीशन है, वो हमारे पास मुल्क में मौजूद नहीं। डिमांड भी है और साथ साथ कंपनीज भी बनी हुई है, लेकिन वो लेवल, वो प्राइसिंग का क्यों नहीं अचीव हो पाता? रिलेटेड इंडस्ट्री स्पेयर पार्ट्स की नहीं है, और जो फैक्टर कंडीशन मिनरल्स की है वो मिनरल्स हमारे पास नहीं। वैसे इंजीनियर्स हमारे पास यहाँ पे लोकली जो है बनेंगे। फिर आ जाता है फर्म स्ट्रक्चर और राइवलरी। यहाँ पर बात होती है कि भाई वो कॉम्पीट किस तरह से कर रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उन कंपनीज का जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील करते हैं, और डील करने के बाद आपस में उनका कंपटीशन कैसा है। Organizational goals can be determined by ownership structure. Unquoted companies may have slightly longer time horizons to operate, and because their financial performance is subject to much less scrutiny than quoted companies. Structure क्या है? कंपनीज लिस्टेड हैं, अनलिस्टेड हैं, किस तरीके से ऑपरेट कर रही हैं, किस तरीके से कॉम्पीट कर रही हैं आपस में, कोई लाइसेंस लेना पड़ रहा है, नहीं लेना पड़ रहा है, ये सारी चीजें पोर्टर्स डायमंड के अंदर जो है आ जाती है। अब आप जर्मन्स देखें, जर्मन्स गाड़ी की जो एविएशन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री उसमें बहुत कामयाब है। अगर आप दुबई की बात करें तो वो टूरिज्म में बहुत कामयाब है। सऊदी की बात करें तो वो टूरिज्म में आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। दी लाइन और नियोम, इस तरह की जो सिटीज बन रही हैं उसमें वो आ रहा है। लंदन की अगर आप बात करें, फाइनेंशियल सिस्टम एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। दुनिया के 95% ऑयल के जहाजों का जो इंश्योरेंस है वो लंदन करता है, यूके करता है, यूनाइटेड किंगडम करता है। रिसर्च और इनोवेशन में यूएस का कोई मुकाबला नहीं है। प्रोडक्शन की क्वांटिटी और वॉल्यूम के अंदर चाइना का कोई मुकाबला नहीं है। तो जब आप इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को स्टडी करेंगे तो यही चार चीजें आपको उसके पीछे जो है वो नजर आएंगी, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर नेशन एक पर्टिकुलर चीज में बहुत ज्यादा कामयाब होता है। फिर आ जाता है स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स एंड मार्केट सेगमेंटेशन। सर ये हमें आइडेंटिफाई करवाता है कि भाई व्हाट आर द गैप्स इन द मार्केट। मार्केट में गैप्स कहाँ हैं, हमें कौन सा प्रोडक्ट ऑफर करना चाहिए जो पर्टिकुलरली इस गैप को फिल करे। प्रोडक्ट टू
fill that gap, यानी जिसको और कोई सर्व नहीं कर रहा, कंपटीशन में और कोई सर्व नहीं कर रहा। जैसे आप देखें 1000 सीसी की कैटेगरी में, हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ, 1000 सीसी की कैटेगरी में पाकिस्तान में कोई इतनी मजबूत गाड़ी नहीं थी। कल्टस ने जापानीज गार्ड्स की कंपटीशन में अपना शेप वगैरह इंप्रूव किया, एफिशिएंसी इंप्रूव किया, लेकिन जो पिकांटो ड्राइव का जो कंफर्ट लेकर आया, जो स्टाइल लेकर आया, जो वेट लेकर आया 1000 सीसी में, वो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, फ्यूल एवरेज पे उसके सवालात हैं, लेकिन वैसे बिल्ड क्वालिटी, जिस तरीके की ड्राइव है, जो एक क्लास है उस गाड़ी का, कल्टस उस लेवल पे नहीं थी। इस वजह से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला पाकिस्तान के अंदर और काफी लोगों ने उसको जो है परचेज किया। इसी तरीके से एसयूवीज, जब टुक्सन और हायुंडई की एमजी वगैरह ये गाड़ियां आई, इस कैटेगरी में एसयूवीज अवेलेबल नहीं थी, गैप था एक मार्केट के अंदर, फॉरेन से आके पेनिट्रेट कर गया। इसी तरीके से आपको हर इंडस्ट्री में मिलेगा कि भाई कोई कंपनी कामयाब होती है। जैसे करीम और उबर जब पाकिस्तान में थे, तो वहां पर एक गैप ये था कि भाई हम अपनी मर्जी की प्राइस नहीं तय कर पाते थे। इन ड्राइव ने इसी गैप को मार्केट के इसी गैप को टैप किया। उन्होंने कहा कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कस्टमर को निगोशिएशन का पावर दे, जबकि यहाँ के लोग पुराने आदी हैं टैक्सी वाले से जो खिड़की में इस तरह से बात करते हुए निगोशिएशन करने का, ऐसा कोई भी नहीं कर रहा था, ना करीम ना उबर। इन्होंने ये गैप आइडेंटिफाई किया और कहा यार इसी लेवल पे हमें जो है वो सर्विस देंगे। तो बहरहाल आप स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स बनाते हैं, सेगमेंटेशन करते हैं उसकी, और देखते हैं वो कौन सा पर्टिकुलर एरिया है जो एम्प्टी है, जो और कोई टारगेट नहीं कर रहा, जो हमें टारगेट करना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, मार्केट को स्टडी किया जाता है, कस्टमर्स के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, और फिर देखा जाता है कौन सा एरिया है जहाँ पे स्पेस है, जहाँ पे किसी ने अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं किया। अभी आप बाय एज कर सकते हैं, बाय डेमोग्राफिक्स कर सकते हैं, बाय लोकेशन कर सकते हैं, बाय प्रेफरेंसेस कर सकते हैं, बाय जेंडर कर सकते हैं, बाय ट्रेंड्स कर सकते हैं, जैसे भी चाहे आप इसको एनालाइज बहरहाल यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारी सारी 4 चीजें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हवाले से होगी, स्ट्रेटेजिक ग्रुप, स्पॉटर्स डायमंड, फिर उसके बाद हमारा 5 फोर्सेस और पेस्टल एनालिसिस। अब आ जाता है इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस के अंदर हम ये देखते हैं कि भाई हमारी कौन सी ऐसी कैपेबिलिटीज जो थ्रेशोल्ड है। सर थ्रेशोल्ड का मतलब बेसिक कैपेबिलिटीज, बेसिक कैपेबिलिटीज। और स्ट्रेटेजिक का मतलब, सर स्ट्रेटेजिक का मतलब वो यूनिक कैपेबिलिटीज, वो यूनिक रिसोर्सेज जो सिर्फ आपके पास हैं, आपके कंपेटिटर्स के पास या तो आज है नहीं, और उनको कॉपी करना भी बहुत मुश्किल है, और वो आपसे उसको कॉपी भी आराम से नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मिसाल के तौर पे आप कंटेंट क्रिएटर्स देखें, तो हर कंटेंट क्रिएटर की अपनी स्पेशलिटी होती है। अब आप कहें माइक, स्टूडियो, लाइटनिंग, भाई ये बेसिकली सबके पास है। हर अच्छा यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर उसके पास एक अच्छा माइक होता है, अच्छा चेहरा होता है, अच्छा स्टूडियो होता है, अच्छे कलर्स होते हैं, एडिटिंग का आर्ट होता है। लेकिन कुछ लोगों का बात करने का अंदाज, कुछ का स्टोरी टेलिंग का अंदाज, कुछ का तंजो मिजा इतना स्पेसिफिक होता है कि वो पब्लिक में मकबूल हो जाते हैं, काफी तौर पर काफी हद तक मकबूल हो जाता है। तो थ्रेशोल्ड का मतलब है बेसिक आपकी कॉम्पिटेंसीज या बेसिक आपकी कैपेबिलिटीज, वो काम जो बेसिक है, जो सबके पास है इंडस्ट्री में। स्ट्रेटेजिक का मतलब है वो यूनिक कैपेबिलिटीज जो सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं। कैपेबिलिटी से मतलब काम करने का फन, प्रोडक्ट बनाने का कोई तरीका या सर्विस देने का कोई तरीका जो और किसी के पास नहीं है, या प्रोडक्ट का कोई ऐसा फीचर या कोई ऐसे रिसोर्सेज जिससे आप एक अलग किस्म का प्रोडक्ट बना सकते हैं जो और कोई नहीं बना सकता। जैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, जो जो उनकी जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है, उनकी करेंसी है, उनका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम है, उनकी बॉन्ड मार्केट है, तभी लोग उनकी करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, उनके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वहां के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, वहां की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, वहां की इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। उसके पीछे जो स्ट्रेटेजिक इनका रिसोर्स है वो ये है कि डॉलर जो है वो पेट्रोल से लॉक हुआ है, पेग हुआ है। इस वजह से इनकी करेंसी बहुत स्ट्रांग है, और करेंसी स्ट्रांग होने की वजह से इनका पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो काफी हद तक स्ट्रांग है। तो बहरहाल बहुत डिटेल में आप जा सकते हैं इसकी, लेकिन बिल्कुल बेसिक बेसिक मैंने आपको बता दिया। सर अब कोई चीज आपकी स्ट्रेटेजिक यानी कि सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज कैसे बनती है? सबसे पहले तो ये देखो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई यूनिक रिसोर्स है। अगर नहीं है, बाकी सबके पास भी वैसे रिसोर्सेज हैं, तो ठीक है, ये एक थ्रेशोल्ड रिसोर्स कहलाएगा। नहीं सर है, एक यूनिक रिसोर्स है, तो फिर क्या सवाल ये पैदा होता है कि भाई उसके साथ एक यूनिक कॉम्पिटेंस यानी कोई काम करने का तरीका भी ऐसा अटैच हुआ है। भाई रिसोर्स तो है, मिसाल के तौर पे क्रूड ऑयल है, लेकिन क्या उस क्रूड ऑयल से आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जो और कोई नहीं बना सकता? कोई ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं, या कोई ऐसा फन आता है आपको? अगर आता है तो ठीक है, सस्टेनेबल कोर कॉम्पिटेंसी यानी इसको देखेंगे, नहीं आता तो फिर ये अगेन थ्रेशोल्ड है। सस्टेनेबल कोर कॉम्पिटेंस से मुराद क्या है सर? सस्टेनेबल कोर कॉम्पिटेंस से मुराद है कि क्या ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी, लॉन्ग टर्म के लिए रह सकती है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी तो फिर ये शॉर्ट टर्म कंपेरेटिव एडवांटेज है, बाद में आपके कंपेटिटर्स के पास भी ये चीज आ जाएगी। अगर लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी तो फिर ये देखा जाएगा कि क्या इसे कॉपी किया जा सकता है। नहीं सर, कॉपी नहीं किया जा सकता, तो फिर अब आपकी ये सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज बन चुकी है। अब आपकी सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज बन चुकी है। लेकिन अगर कंपेटिटर्स इसको कॉपी कर सकते हैं इन द लॉन्गर रन, लॉन्ग रन में अगर कंपेटिटर्स इसको कॉपी कर सकते हैं, तो फिर अगेन ये एक शॉर्ट टर्म कंपेटिटिव एडवांटेज हो जाएगा। इसकी मिसाल,
मिसाल के तौर पे आपकी कंट्री में बड़ा अच्छा कोई चाय का पत्ता जो है वो उगता है, टी लीफ बड़ा अच्छा उगता है, ठीक है, वैसा टी लीफ आपके कंपेटिटर्स के पास नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये एक यूनिक रिसोर्स हो गया। अब उसको यूज करके क्या आप अच्छी चाय बना सकते हैं, ये आपकी यूनिक कॉम्पिटेंस हो गई। ऐसी चाय कोई और बना सकता है तो फिर ये शॉर्ट टर्म कंपेरेटिव एडवांटेज है। अगर आप ही बना सकते हैं और कोई इस रेसिपी को कॉपी भी नहीं कर सकता लॉन्ग टर्म में, तो फिर ये एक सस्टेनेबल कंपेरेटिव एडवांटेज बनेगा जो आपको हमेशा हमेशा सस्टेनेबिलिटी देगा। जैसे कोका कोला की एग्जाम्पल है, कोका कोला के पास कुछ रिसोर्सेज भी हैं पीछे, और फिर कुछ ऐसा उनका अपना फन, अपना तरीका, अपना कॉम्पिटेंस भी, कॉम्पिटेंस मतलब अपना फन, अपना तरीका, अपनी रेसिपी भी है। वो रेसिपी सस्टेनेबल कंपेरेटिव एडवांटेज उनको देती है क्योंकि वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। पेप्सी करीब करीब है लेकिन एग्जैक्टली कोका कोला वाली बात नहीं, कोई उसको इमिटेट उस तरीके से भारत जो है वो नहीं कर सकता। तो ये आपकी यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल हो गई कि भाई कंपनी की जो कॉम्पिटेंसेज हैं या कंपनी की जो रिसोर्सेज हैं वो सस्टेनेबल कंपेरेटिव एडवांटेज कब बनते हैं। चाय की जो मैंने एग्जांपल दी वो आप सोच लें, या आप कोका कोला की एग्जांपल सोच लें, या आप फॉर दैट मैटर कोई भी इस तरह की एग्जांपल जो है वो सोच सकते हैं। जैसे ऑडी गाड़ियों में आप ऑडी की या मर्सिडीज की या इसी तरीके से दूसरी बड़ी कंपनी की मिसाल ले लें, उनके पास वो यूनिक रिसोर्सेज है उनके मुल्क में, और फिर वो उसको इस्तेमाल भी ऐसे करते हैं जैसे और कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो कॉम्पिटेंस उनकी ऐसी है, उनका तरीका कार ऐसा है, कोई और उसको कॉपी नहीं कर पाता और कोई और इतना तेज दौड़ नहीं पाता, तो लोग इन्हें कॉम्पीट भी नहीं कर पाते, इनके आसपास भी नहीं आ पाते। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास आखिरी चीज इंटरनल एनालिसिस के अंदर है कि भाई कंपनी अपनी वैल्यू चेन को एनालाइज करे, अपनी तमाम प्राइमरी एक्टिविटीज को, अपनी तमाम सेकेंडरी एक्टिविटीज को एनालाइज करे, और ये देखे कि कहाँ पे मैं कस्टमर को मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर सकता। मिसाल के तौर पे मैं एक रेस्टोरेंटिंग बिजनेस में हूँ, मेरा सारा जो दारोमदार है वो कस्टमर सर्विस के ऊपर है। कस्टमर सर्विस मेरी जितनी अच्छी होगी उतना मेरा कस्टमर मुझे पसंद करेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ वो ऑर्डिनरी है, बाकी सब भी बना सकते हैं। इसके बरक्स दूसरी एग्जांपल लो, मैं रेस्टोरेंटिंग बिजनेस में और एक ऐसी चीज बना रहा हूँ जो और कोई नहीं बना रहा, ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो और कोई नहीं बना रहा, तो फिर वहां पे मेरा प्राइमरी वैल्यू कहाँ डिलीवर हो सकती है, प्रोडक्ट की टेस्ट पे, प्रोडक्ट की रेसिपी पे, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन पे, प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल की अच्छी प्रोक्योरमेंट पे, कि उसका टेस्ट खराब ना हो अगर वो और कोई नहीं बना रहा है। ठीक है, फिर कस्टमर सर्विस थोड़ी हल्की फुल्की भी होगी, लेकिन अगर चीज बड़ी अच्छी बन रही है तो लोग लाइन में भी खड़े रहेंगे, लोग वेट भी करेंगे खाने के लिए कि यार जैसी ये चीज बना रहा है ऐसी और कोई चीज नहीं बना रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी वैल्यू चेन में हमारे पास क्या क्या आ जाता है सर, प्राइमरी में हमारे पास इनबाउंड आ जाता है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से मतलब है रॉ मटेरियल लेकर आना, रॉ मटेरियल का खरीदना और लेकर आना। वैसे प्रोक्योरमेंट सेकेंडरी एक्टिविटी है, लेकिन रॉ मटेरियल लेकर आना इनबाउंड है। ऑपरेशंस, आप उसे कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे बनाते हैं। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, किस तरह से कस्टमर तक पहुंचाते हैं, कैसे उसकी मार्केटिंग और सेल्स करते हैं, और फिर आफ्टर सेल्स सर्विसेज कैसी देते हैं, जब बिक जाता है प्रोडक्ट उसके बाद सर्विसेज कैसी देते हैं। फिर हमारे पास कुछ सपोर्ट एक्टिविटीज आ जाती हैं कि भाई फर्म्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है, ह्यूमन रिसोर्स कितना अच्छा है, प्रोक्योरमेंट यानी कि परचेसिंग कितनी अच्छी है। ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी और फर्म का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें यहाँ आ जाती हैं। वैल्यू चेन को समझने का मकसद ये होता है कि भाई आप ये देखें वो कौन सा आपका स्टेज है या वो कौन सा आपका डिपार्टमेंट है जो आपको मैक्सिमम मैक्सिमम आपके कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। जो मैक्सिमम को कर सकता है इसको आप स्ट्रेंथन करें और इम्प्रूव करें। जैसे स्टॉक्स में मेरा फिलहाल जो मेरा काम है वो स्टॉक्स की कंसल्टेंसी कंपनी रन करना है, तो मेरे लिए जो प्राइमरी वैल्यू चेन है वो मेरे रिसर्च डिपार्टमेंट में है। जितना अच्छा मेरा रिसर्च डिपार्टमेंट होगा, जितनी अच्छी मेरी एडवाइस होगी, उतना मेरे क्लाइंट को जो है वो ज्यादा फायदा हो, उतना ज्यादा फायदा हो। ठीक है, मैं अपनी मार्केटिंग बहुत ज्यादा हाई एंड जो है वो नहीं करता, अगर मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा इन चीजों पर फोकस नहीं करता, लेकिन अगर मेरी रिसर्च अच्छी है तो मेरी एडवाइस एक्यूरेट होगी, और अगर मेरी एडवाइस एक्यूरेट होगी मेरा क्लाइंट इस चीज को जो है वो पसंद करेगा। तो वैल्यू चेन के अंदर हमेशा ये देखा जाता है कि भाई आपकी कौन सी एक्टिविटीज हैं विद इन द फर्म जो कंट्रीब्यूट कर रही है टू अ कम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी वो आपको कामयाब बना रहे हैं, आपको आपके कंपटीशन से आउटस्टैंड कर रही है। बाज रेस्टोरेंट्स होते हैं उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज, उनकी सेल सर्विसेज बहुत अच्छी होती है। बाज ब्रांड्स होते हैं उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है। बाज ब्रांड्स होते हैं वो इतना सस्ता परचेज करते हैं, मार्केटिंग इतनी नहीं करते लेकिन इतना सस्ता परचेज करते हैं कि वो सस्ता बेच पाते हैं। इतना सस्ता प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं कि कोई और मार्केट में तस्वुर भी नहीं कर सकता कि इतना सस्ता जो है वो बेचा जा सकता है। तो बहरहाल वैल्यू चेन के अंदर ये तमाम चीजें आ जाती हैं, आपको अंडरस्टैंड करना होता है और देखना होता है कि हम कौन से स्टेज पर मैक्सिमम वैल्यू अटैच करें जो हमारे लिए क्या बने सर, वो हमारे लिए हमारी कंपेटिटिव सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज बने। कंपेटिटिव एडवांटेज से मुराद जो हमें हमारे कंपेटिटर्स के ऊपर फायदा पहुंचाए, हमें हमारे कंपेटिटर्स के ऊपर एज दे, उनसे आगे बढ़ने की सहूलत फराम करे। ठीक है ना, तो इंटरनली हम ये दो चीजें देखते हैं, हमारी वैल्यू चेन और हमारी कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंसेज, जिससे हमें पता चलता है कि हम किस चीज में अच्छे हैं।
और एक्सटर्नली हम मार्केट में गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं, किसी नेशन के सक्सेसफुल होने के रीजंस देखते हैं पोर्टर्स डायमंड में, कंपटीशन को अंडरस्टैंड करते हैं और पेस्टल एनालिसिस करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं, और इंटरनल एनालिसिस में हमें पता चलता है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है। ये चारों चीजें मिल जाए, आप स्वॉट एनालिसिस बड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस और कुछ भी नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है, और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के अंदर दो चीजें हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, आई होप वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं हुई और हमने समराइज किया इन 6 पार्ट्स को, 6 चीजों को हमने यहाँ समराइज किया। ये आपको एग्जाम रिवीजन में इंशाल्लाह ताला बहुत हेल्प करेगा। और अब अगली वीडियो इसी तरीके से हमारी स्ट्रेटेजिक चॉइस के ऊपर आने वाली है, तो आप उसके लिए जरूर स्टे ट्यून्ड और उस वीडियो को भी आप देखिएगा इंशाल्लाह।